नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में वेलफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कैल्डर और हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। कैल्डर और हिक्स का ये जो कंपनसेशन प्रिंसिपल है ये 1939 में आता है। सबसे पहले कैल्डर ने इस पर काम किया, उसके बाद उसके कुछ महीनों बाद ही जो है हिक्स अपना पेपर लेकर आए, अपना रिसर्च पेपर लेकर आए सेम थीम पर, तो इसको एक साथ ही पढ़ा जाता है। तो ये प्रिंसिपल बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से कुछ ऐसे जो है पॉलिसी चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों को जब फ़ायदा हो रहा है तो एट द सेम टाइम कुछ लोगों को नुकसान भी हो रहा है। तो उस समय ये देखने के लिए ये काम आता है कि क्या ये डिज़ायरेबल है या ना नहीं है। हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो करते हैं ना किसी भी पॉलिसी में चेंज के लिए या कोई पॉलिसी अडॉप्ट करने के लिए, तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है बेसिकली ये कैल्डर और हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल की वजह से ही आया, ये वहीं से ही निकला है। तो इसको शुरू करने से पहले इसकी कुछ अजम्पशंस के बारे में जिक्र कर दूं, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिस्ट की हैं। तो उसकी अजम्पशंस में पहली बात तो यही है कि कार्डिनैलिटी नहीं है ना, क्योंकि यूटिलिटी को नंबर्स में मेज़र करना आउटडेटेड हो गया था तब तक 1939 तक। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात की गई है। दूसरी बात, इंडिविजुअल जो टेस्ट हैं वो कांस्टेंट रहेंगे थ्रू आउट प्रोसेस जब हम कंपनसेशन डिसाइड कर रहे हैं। इसके अलावा कोई एक्सटर्नल इफेक्ट की इन्होंने बात नहीं की, उसको इग्नोर किया कि कोई थर्ड पार्टी इफेक्ट किसी कंजम्पशन या प्रोडक्शन से नहीं होगा, क्योंकि उससे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर इन्होंने एक अज्यूम किया कि वेलफेयर का, किसी भी व्यक्ति के वेलफेयर का जज वो खुद वही व्यक्ति हो सकता है, दूसरा कोई उसके वेलफेयर को जज नहीं कर सकता है। वैल्यू जजमेंट नहीं होंगे, इंटरपर्सनल कंपैरिजन नहीं होंगे। और एक बड़ी अजम्पशन ये थी कि वेलफेयर इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, कि यदि प्रोडक्शन बढ़ता है तो वेलफेयर अपने आप से बढ़ता है। तो ये कुछ अजम्पशंस थी जिनके बेसिस पे जो है ये थ्योरी को बिल्टअप किया गया। तो मैं जिक्र कर दूं कि इसमें क्या कुछ है, कि इस डायग्राम से हम बहुत इजीली समझ लेंगे। जो पॉइंट है वो ये है कि हमने पेरेटो पढ़ा है, इससे पहले पेरेटो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पेरेटो ने क्या कहा कि ये जो पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, इस पर जो भी व्यक्ति, जब भी सोसाइटी इस फ्रंटियर पे काम कर रही है तो वो पेरेटो ऑप्टिमल है, यानी कि बेस्ट पॉसिबल पे काम कर रहे हैं हम। पहली बात ये कही। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो ये कही कि यदि हम इस पर नहीं पहुंच सके हैं और इससे कहीं नीचे हैं, मान लीजिए इस के पॉइंट पर है, तो के पॉइंट से यदि हम NNP कहीं पे भी जाते हैं तो वो जो है पेरेटो इम्प्रूवमेंट होगा, वो सोसाइटी का वेलफेयर बढ़ाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम ए को नुकसान पहुँचाए बगैर, ए की यूटिलिटी यहाँ कितनी है, इतनी, ए को नुकसान पहुँचाए बगैर बी को हम कहाँ ले गए, यहाँ से यहाँ पर ले गए। यहाँ पर आप ध्यान से बना के देखिएगा यदि नहीं समझ में आ रहा है तो। इसको नुकसान, इसके पास तो इतने 2 ही समोसे हैं मान लीजिए, लेकिन इसको हमने 2 की बजाय 4 समोसे दे दिए, तो नेचुरल है सोसाइटी में इस व्यक्ति का भी वेलफेयर बढ़ा तो टोटल वेलफेयर तो बढ़ गया ना। तो इसलिए एम भी बेटर है। इसी लिहाज से, इसी जो है लॉजिक से पी भी बेटर है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं मुझे कम मिल रहा है, मुझे उतना ही मिल रहा है और आपको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पर जो एन पॉइंट है वहाँ दोनों को ज़्यादा मिल रहा है, तो इसलिए ये MNP जो पॉइंट है उसको हम पेरेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकते हैं। लेकिन कैल्डर और हिक्स जो क्रिटिसिज्म हुआ था पेरेटो का वो ये था कि कुछ लॉस, ये वो पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि किसी एक को नुकसान पहुंचाए बगैर किसी एक को फ़ायदा कर रहे हैं या दोनों का फ़ायदा कर रहे हैं, तो ये तो बात समझ में आती है। पर सोसाइटी में एक्चुअल में क्या होता है, जब भी कोई काम किया जाता है तो कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा होता है और कुछ लोगों को नुकसान होता है, जहाँ पर पेरेटो चुप थे। तो उस चीज़ को कैल्डर और हिक्स ने समझाया। कैल्डर ने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया कि यदि यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, मैं यानी कुसुम, तो यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पे यदि कोई पॉलिसी चेंज हमको ले आए, यदि हम यहाँ के से इस पॉइंट पे पहुँच गए, मान लीजिए कि कोई L पॉइंट पे पहुँचे, तो इस L पॉइंट पे आप देखिए कि आपकी यूटिलिटी घट रही है, आपके 2 समोसे भी नहीं रहे, आपको 2 से भी कम समोसे मिल रहे हैं, लेकिन मेरे बढ़ गए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में पेरेटो चुप थे, लेकिन कैल्डर ने बताया कि उस सिचुएशन में भी हम
कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब जो है ये स्टेप पर जाएं ही ना। ये चेक करना है कि यदि मेरी पोजीशन, यदि मेरी यूटिलिटी जो है इसको एक समोसा, यानी आपको एक समोसा मैं दे दूं, उसके बावजूद भी यदि मेरे पास समोसे की जो बढ़ोतरी हुई है वो ज़्यादा, यदि मैं, मान लीजिए आप पैसों की बात कीजिए कि मान लीजिए कि मुझे 1000 रुपये का फ़ायदा हुआ यहाँ पर, लेकिन आपको इस काम से 500 रुपये का नुकसान हुआ, तो आप, मेरे पास तो 500 अभी भी बचे हुए हैं ना, आपको कंपनसेट भी कर दूं तो भी मेरे पास 500 बचा हुआ है, तो इस मीन्स कि सोसाइटी ऊपर गई है। तो यहाँ पर वो वेलफेयर, यानी कि ये जो चेंज है ये डिज़ायरेबल है। तो कैल्डोर ने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई यदि ये इसकी क्षतिपूर्ति कर दे, यानी मैं जो है आपको 500 रुपया दे दूं और उसके बावजूद मेरे पास कुछ बचता है, तो इसका मतलब वेलफेयर बढ़ेगा, ये डिज़ायरेबल है पॉलिसी चेंज। अब हिक्स ने जो है इसी कहानी को इस साइड से समझाया कि यदि इस तरह का कोई चेंज हो जाए जहां पर हम P डैश पे पहुंच गए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको फायदा हो रहा है लेकिन मुझे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मेरी यूटिलिटी कम होगी। बना के देखना, आपको इजीली समझ में आएगा। तो मुझे फायदा हुआ, आपको फायदा हुआ लेकिन मुझे नुकसान हो रहा है। मैं यहाँ पे पहुंच गई ना, इस जगह पे पहुंच गई, तो मैं नीचे आ गई हूँ। तो इस सिचुएशन में यदि मैं आपको ब्राइबरी दे दूं, यानी कि आपको रिश्वत दूं कि भाई ये काम मत करो, मान लीजिए कि आप कोई फैक्ट्री खोलने लगे हैं, मेरे घर के पास शुगर फैक्ट्री खोल रहे हैं जिसमें से इतनी स्मेल आती है, मैंने अपना नया घर बनाया, अब मेरा तो वहाँ जीना दुभर हो जाएगा, तो मैं आपको जो है रिश्वत दे दूं, आपको मैं जो है किसी तरीके से मना लूँ कि भाई आप यहाँ फैक्ट्री मत खोलीजिए, आप ये ले लीजिए इसके बदले में, ठीक है, या कहीं मैं और आपको ज़मीन दे दूं या कुछ भी ऐसा कर दूं, तो मेरा जो नुकसान होने, आपका जो फ़ायदा हो रहा था इस फैक्ट्री से के खोलने से, मेरा नुकसान यदि उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो है ये जो है जो चेंज हुआ है ये डिज़ायरेबल नहीं है। तो यहाँ पर ये डिसाइड किया जा सकता है कि आप जो है वो फैक्ट्री यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो ये जो है कैल्डोर और हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल का सिद्धांत है कि यदि कुछ लोगों का फ़ायदा और कुछ लोगों का नुकसान बराबर हो रहा है, तो आपने ये देखना है कि कौन सा पलड़ा भारी है। यदि फायदे का पलड़ा भारी है नुकसान के ऊपर, तो इसका मतलब वो पॉलिसी चेंज ठीक है। यदि नुकसान का पलड़ा भारी है फायदे के ऊपर, तो ये पॉलिसी चेंज गलत है। तो ये इन्होंने एक गाइडिंग प्रिंसिपल दिया। इसी तरीके से इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि यदि सोसाइटी इस पॉइंट से, यानी इस यूटिलिटी फ्रंटियर से किसी पॉलिसी चेंज या डिस्ट्रीब्यूशनल चेंज की वजह से ऊपर की तरफ जाती है और इससे आप को, मान लीजिए कि मुझे नुकसान होता है, ठीक है, आपको बार बार क्यों नुकसान करना है, तो मुझे नुकसान होता है, और उस सिचुएशन में यदि मैं आपको जो है इस पोजीशन पे ले आऊं, यानी कि मैं आपको जो है थोड़ा सा बेटर कर दूं, यहाँ पर तो सॉरी आपको फायदा हो रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है, तो यदि आप मुझे कुछ पैसा दे दें, कुछ मेरी हेल्प कर दें, या आप इस काबिल हो जाएं कि आप मुझे जो है कंपनसेट कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में जो है मैं यहाँ पर आ जाऊंगी, यानी अपने पहले वाले स्टैंडर्ड पे आ जाऊंगी, लेकिन आप अभी भी पहले से बेटर हो, आप यहाँ थे ना, आप यहाँ पे आ गए, तो इसका मतलब ये पॉलिसी चेंज डिज़ायरेबल है, ये होना चाहिए, ठीक। तो ये इस तरीके से इन्होंने समझाया, जो कि पेरेटो ने नहीं जिक्र किया था जिसका। तो ये आपका कैल्डोर हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल है। बाकी सब थ्योरीज की तरह इस थ्योरी की भी आलोचना की गई। तो उसका कारण ये था, उसका बेस जो था वो ये था कि सबसे पहली बात है, इन्होंने वेलफेयर को प्रोडक्शन के साथ रिलेट किया कि यदि उत्पादन बढ़ता है तो वेलफेयर भी बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि प्रोडक्शन बढ़े लेकिन इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो तो वेलफेयर नहीं बढ़ सकता, कुछ लोगों का ही बढ़ेगा। तो इसलिए जो है इसको ये प्रोडक्शन के साथ रिलेट करना गलत है। दूसरी बात है कि वैल्यू जजमेंट या इंटरपर्सनल कंपैरिजन से इसको फ्री रखा, ये कहा, लेकिन एक्चुअल में जब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैल्यू जजमेंट इसके अंदर भी है। इंटरपर्सनल कंपैरिजन के बगैर जो है कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति को निर्धारित करना बहुत मुश्किल है। यदि वैल्यू जजमेंट का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक नीचे है, आप चेक कर सकते हैं। हाइपोथेटिकल कंपनसेशन की बात, जो कंपनसेशन भी दिया वो भी क्या है, काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है। एक्चुअल में वो किसी को कंपनसेट नहीं कर रहे हैं,
वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि कैपेसिटी है उस व्यक्ति में जिसने नुकसान किया है, उसकी कैपेसिटी है कि वो कंपनसेट करने के बाद भी वो यदि कुछ फ़ायदे में है, तो इसका मतलब जो है वो इकोनॉमी में बेहतरी हुई है, जो कि गलत है। और इससे होगा क्या, इससे रिच और ज़्यादा रिच होगा और गरीब और ज़्यादा गरीब होगा, जो कि वेलफेयर के लिहाज से ठीक बात नहीं है, डिज़ायरेबल नहीं है। और एक्सटर्नल इफेक्ट जो कि हर एक एक्टिविटी का होता है, कंजम्पशन का, प्रोडक्शन का, जब भी कोई इकोनॉमिक चेंज होता है तो उसका कुछ थर्ड पार्टी इफेक्ट भी होता है, तो वो थर्ड पार्टी इफेक्ट को इन्होंने इग्नोर किया। और नेक्स्ट लास्ट थिंग इज कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी चेंज की बात इन्होंने नहीं की। इन्होंने कहा कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है इनके अकॉर्डिंग वही जो है उसी के बेसिस पे इन्होंने अपनी थ्योरी दी, उसमें चेंज की बात कहीं पे भी वो नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है और होप आपको समझ में आया। प्लीज़ अपनी फीडबैक दें और आगे की वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। खूब पढ़ें।